Okay, we have again conversation with the Captain Irfanul Haq. So, and he is giving good knowledge to us. So, Captain, can you explain about what is the STEM 2001? STEM is happened, and this convention is not a convention; it is a conference. And in 2001 in Pakistan, Karachi, Pakistan, the STEM is Seafarers Training and Employment and Manning. ठीक है सर, इसमें जो है ये हमारे बहुत सारे सीनियर्स थे और उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के आपके सीफेयर्स के ट्रेनिंग पे, एम्प्लॉयमेंट पे, मैनिंग्स पे और ट्रेनिंग पे और इकोनॉमिक्स पे और इंश्योरेंस पे और मुख्तलिफ किस्म के हमारे टॉपिक्स पे इस पर डिस्कस किया गया था। और रिगार्डिंग द टैक्सेशन वगैरह कि हम लोग जो हैं फॉरेन जो हैं बंदे जो हैं बाहर से US डॉलर अर्न करते हैं तो उनके टैक्स वगैरह माफ किए जाएं, तो इस किस्म का कन्वेंशन और होना चाहिए पाकिस्तान में, ताकि पाकिस्तान के टैक्सेशन वगैरह, क्योंकि सीफेयर्स जो हैं वर्क हार्ड करते हैं, घर से दूर रहते हैं, अपनी लेजर आवर्स वगैरह में बाहर जाते हैं, तो उनके लिए कम से कम टैक्स माफ होना चाहिए। इस किस्म का एक कन्वेंशन होना चाहिए और हमको अपने मैरीटाइम अफेयर्स को और अपने फॉरेन अफेयर्स को बताना चाहिए कि हम ये अर्निंग करते हैं और स्पेशली हम 183 डेज करें या ना करें, हम मुल्क के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो हमारे पे ये टैक्सेशन माफ होनी चाहिए। नेक्स्ट। Okay, that's good for the Pakistani seafarers. So, Captain, can you explain about MLC? MLC जो है बेसिकली ये ILO जैसे मुख्तलिफ है, उसका एक पिलर है। जैसे ILO एक पिलर है, उसी का एक पिलर है, जैसे सोलास अलग है, मार्को ये MLC है मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन 2006 में स्टार्ट हुआ, 2006 में इसकी कॉन्फ्रेंस हुई और 2013 में इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। ठीक है, बेसिकली जो है आपका लेबर के बारे में, आपकी रिपेट्रिएशन के बारे में, आपके मेडिकल के बारे में, आपकी जॉब्स के बारे में, जहाज के एटमॉस्फेयर के बारे में, ये सब एक कन्वेंशन है और इसका प्रॉपर आपको सर्वे भी होता है। इनिशियली स्टेट में बहुत से मुल्कों ने इसको रेक्टिफाई नहीं किया, मगर बाद में जो है पूरा वर्ल्ड वाइड की साइड से ही हो गया और अब तो इसका प्रॉपर इंस्पेक्शन होता है। और ये जो है जैसे ISM और ISPS के ऑडिट कहलाते हैं, MLC का ऑडिट नहीं होता है, ये एक MLC की इंस्पेक्शन होती है, ये पूरी डिटेल्ड इंस्पेक्शन होती है। Okay, so what about STCW convention, Captain? देखिए अभी तक जितने भी कन्वेंशन हुए हैं इसमें ISM और STCW बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड कन्वेंशन है। ISM आपको पता है क्या था? इंटरनेशनल सेफ्टी मैनेजमेंट कोड फॉर द सेफ्टी ऑफ शिप एंड फॉर द प्रिवेंशन पोल्यूशन। STCW क्या था? देखिए STEM इज लिटिल डिफरेंट। STCW जो है स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट एंड वॉच कीपिंग। मैंने मुख्तलिफ बुक्स देखी, मुख्तलिफ पेपर्स देखे, उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें ये लिखा हुआ था कि देखिए वंस द सर्टिफिकेट इज इशूड द कन्वेंशन डज नॉट रिक्वायर्ड to undergo same training again and again. It will be assumed that regular boat and file drills will be held on board ship. STCW 1978, before 1978, after 1978, and previous practices will remain valid. अब होता क्या है, देखिए PSC इंस्पेक्टर आते हैं ना, PSC इंस्पेक्टर कमिंग, फ्लैग इंस्पेक्टर कमिंग, दे आर चेकिंग एंड वेरीफाइड आवर लॉग बुक्स। सो अभी अच्छा नहीं लगता है कि वी आर डूइंग सेम कोर्सेज अगेन एंड अगेन, सम कोर्सेज 2.5 years, some courses मोस्टली कोर्सेज 5 years. So better we will do the practical training on board ship. रियलिटी ये नहीं कि कुछ जाली बोट ड्रिल एंड फायर ड्रिल हो रही है, आप प्रैक्टिकली तौर पे करें तो रियल। जैसे आखिर 20 साल 30 साल पहले भी तो लोग 5-5 साल के कोर्सेज नहीं करते थे ना। अब ये सब चीजें अगर आप प्रैक्टिकल तौर पे अगर जहाज पे करवाएं सच्चे दिल से, यकीन करें ये कोई इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये बोलूंगा कि मतलब ये है, अगर आपको ये सब चीजें बेवकूफी की चीजें मर्चेंट नेवी में इंप्लीमेंट करानी है पैसा बनाने के लिए, तो फिर मेरी यही डिमांड है कि वी हैव ऑफिसर्स, पायलट, प्रोफेसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सबको ट्रेनिंग करवाई जाए। वहां पे तो नहीं होती है ये हर चीज। ये मर्चेंट नेवी में क्यों इंप्लीमेंट हो रही है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि टैक्स जो है डॉलर लोग कमा के आ रहे हैं, उन पर टैक्स हो रहा है। ठीक है ना, आप जो है 5-5 साल के कोर्स है, आपको हर चीज मर्चेंट नेवी में इंप्लीमेंट हो रही है, तो ज्यादा है ना सब। चलिए सब नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, Captain, what about the workplace diversity? देखिए वर्क प्लेस डाइवर्सिटी एंड वर्क प्लेस हैरेसमेंट ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखिए जहाज से जब कभी भी आते हैं ना, मैं आपको बहुत काम की बात बताता हूँ, 2 चीजें इंपॉर्टेंट समझ लें। पहली चीज तो ये कि रिलीजन कोई चीज नहीं होती है, रिलीजन बिल्कुल ही आप दिमाग से निकाल दें कि रिलीजन कोई चीज नहीं होती है। और दूसरी चीज ये कि एथनिक कोई चीज नहीं है कि ये जो है ये गोरा है, ये काला है, ये दरमियाना है, ये साउथ का, ये वेस्ट का, ये नॉर्थ का, ये बिल्कुल चीजें नहीं होती। मेरी जिंदगी में मैंने हमेशा बिल्कुल 0% 0 मतलब -0 मतलब ये चीजें मैं दिमाग में लाता नहीं हूँ, सोचता नहीं हूँ। ठीक है ना। फिर दूसरी चीज ये मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इस चीज को क्लियर रखेंगे कंट्री वाइज कि भाई मेरा तो फिर आपका बड़ा अच्छा जहाज का माहौल रहेगा। दूसरी चीज मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक तो ये पेन, हर आदमी घर से निकला है बड़ी मुश्किल में, वो पेन में निकला हुआ है, आप उसको मजीद पेन देके तंग करके काम कराएंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, आप गलतियां करेगा। आप उसे फ्रेंडली माहौल रखें मगर डिसिप्लिन कंट्रोल में रहे। अगर वो बंदा डिसिप्लिन में नहीं है आप उसको उसके खिलाफ एक्शन लें। ठीक है ना। बाकी बेसिकली ये है कि ये जिंदगी पूरी दुनिया एक पेन एंड प्लेजर का गेम है। खासतौर पर शिप, जब आप हर आदमी अपने घर से दूर होता है, आप उसको पेन देके काम नहीं कराएं, आप उससे प्यार से काम कराएं। तरीका यही है, हम सफर अच्छा हो तो तवील सफर अच्छा हो जाता है। अगला सवाल।
Okay, Captain. So what about ocean and seas at risk? थोड़ा आप प्लीज करीब बनाए, आपकी आवाज जा रही। देखिए ओशन एंड सीज एट रिस्क है क्या है, हो क्या रहा है। देखिए ये जो है दुनिया के आखिरी दिन है, दुनिया भी खत्म होने वाली है। खैर वो तो डिपेंड करता है रिलीजन पे, मगर मैं ये बताता हूँ कि देखिए बहुत सी दुनिया में जगह ऐसी है वहां की बर्फ पिघल रही है। बर्फ पिघल रही है तो फ्यूचर में चांसेस हैं कि समंदर की सतह 4 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर सतह समंदर बढ़नी शुरू हो जाएगी। उससे क्या होगा कि जो इलाके अब जैसे पाकिस्तान है, बॉम्बे, बहुत से कराची वगैरह, तो क्या होगा जाहिर सी बात है जब सतह समंदर बुलंद होगी तो पानी नीचे की साइड पे आ सकता है। ठीक है सर। ओशन एंड सीज एट रिस्क का ये मतलब है कि बर्फ पिघल रही है, जो बर्फ पिघल रही है वो आम समंदरों में जा रही है, आपकी जो है ओशन और फिर उसके बाद सी में जा रही है, और सतह समंदर बुलंद हो रहा है। वो इलाके जहां पे ढलान है और समंदर का पानी ऊपर है, वहां का पानी मजीद ऊपर होता चला जाएगा और पानी नीचे आने का खतरा है। ये चीज है ओशन एंड सीज एट रिस्क, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। Okay, so Captain, can you explain a little bit about the stars? If you have seen like 2 stars in the vertical line and then the 2 in the horizontal, so how can you explain this one? देखिए पहले तो आपको स्टार से पहले आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। लैटिट्यूड क्या है? अब लोग बोलते हैं ये लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड, नहीं ऐसे नहीं। देखिए लैटिट्यूड क्या है? द लैंग्वेज सबटेंस सेंटर ऑफ द contained between the plane of the equator and the line joining the center of the earth and equator। ठीक है, सब ये लैटिट्यूड है। अब फर्ज कर लें होता क्या है, लैटिट्यूड को अगर आप ऊपर की साइड पे ले जाएंगे तो सेलेस्टियल स्फीयर में इसको आप डेक्लिनेशन कहते हैं, और लॉन्गिट्यूड उसको अगर आप ले जाएंगे लॉन्गिट्यूड को तो आपका जीएच हो जाएगा। अब आपने देखा लैटिट्यूड को जब 2 स्टार्स ऐसे हैं एक ही होराइजन में और इधर है, तो एक का मतलब है कि इन स्टार्स की जो है वो डेक्लिनेशन सेम है, और दूसरी होराइजन जो आपने बताया वहां पर उनका जीएचए यानी एक जगह डेक्लिनेशन सेम है, एक जगह जीएचए सेम है। क्योंकि दुनिया में हर चीज के ऊपर आपने सुना ही होगा कि स्पिरिचुअल तौर पे काबा है हमारा, कि स्पिरिचुअल काबा के ऊपर है। इसी तरह से एक नॉर्मल स्फीयर है और इसके ऊपर जो है इमेजिनरी सेलेस्टियल स्फीयर भी है। ओके सर, नेक्स्ट। Okay, thank you. So Captain, how many stars have given in the Almanac? So, देखिए एल्मेनिक के अंदर जो है तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है। मैं आपको सही बताऊं, गिनती के चंद स्टार्स हैं। अगर आपको नॉलेज लेनी है स्टार्स की, इसकी उसकी, तो आप जो है कि किताब है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द स्टार्स उठाएं। आपको जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ 88 कॉन्स्टिलेशन ऑफ द वर्ल्ड, 88 कॉन्स्टिलेशन बताइए। अब दुनिया का सबसे बड़ा सितारा है कौन सा है? कैरियस मेजोरियस है। ठीक है सर। अब आपको मुख्तलिफ किस्म के वो पता होने चाहिए। मिसाल के तौर पे द ग्रेट बियर का आपको पता है भाई सबसे ऊपर डूबे मड का एलियत अल-काइद है। अब आप चले जाएं ओरियन बेल्ट पे आ जाएं, सेंटर का बड़ा फेमस स्टार बेरिंग डिस्टेंस लेते हैं अल-नीलम है। आप उसके ऑपोजिट साइड पे भी बना हुआ है अल्टीब्रान पे चले जाएं। फिर आपका ब्राइटेस्ट स्टार अगर आप देखें उधर आपका वो बिटलजीस है। बिटलजीस सन से बहुत बड़ा है, मगर जो सबसे बड़ा स्टार है कैरियस मेजोरियस है, बिटलजीस है, राइजल है, दूसरी साइड में 4-5 स्टार राइजिंग स्टार है आपका कैनोपस हो गया, एंटारिस आपका राइजिंग स्टार है, टेल स्टार है। मगर हम लोग को जब ये आपका नजर आता है सीरियस स्टार है, तो आपको जो है कॉन्स्टिलेशंस पता होनी चाहिए। कॉन्स्टिलेशंस के थ्रू आप अपने सारे स्टार्स को मालूम कर सकते हैं। कैसोपियस स्टार्स, सही है ना, शीलर वगैरह। साउथ में चले जाएं ऑस्ट्रेलिया वगैरह, न्यूजीलैंड साइड पे एक्रेक्स, गिरेक्रेस, सदर्न क्रॉस। तो आपको जो है अपना स्टार्स पता होने चाहिए। आप इस इंसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टार्स में जाएंगे आपको बहुत सारी कॉन्स्टिलेशंस मिलेगी, मगर मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि हमारे जो एल्मेनिक्स हैं उसमें 56-57 स्टार है, आपको वो कंसीडर करनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल। okay, Captain, thank you for your passing information. थैंक यू सर।